नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल नॉवल स्टोरी एफएम में। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं और आपको कल्पनाओं की एक नई दुनिया में ले जाती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल का होम पेज ओपन करें, ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। आजकल YouTube पर स्टोरी चैनलों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और कई चैनल अचानक डिलीट या बंद हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका ये खूबसूरत साथ कभी टूटे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तब भी कहानियों का ये खूबसूरत सफर बिना रुके चलता रहे। टेलीग्राम पर जाएं और नोवेल स्टोरी एफएम सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि आपको चैनल खोजने में कोई परेशानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर ऊपर दिया गया टेलीग्राम लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अजय मित्तल को इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं है कि उनके दोस्तों के बीच ये टिप्पणी चल रही है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। जब ऋतु सक्सेना ने फ़ोन पर रोते हुए कहा कि उसे परेशान किया जा रहा है, तो अजय मित्तल ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और वहां पहुंच गए। अजय मित्तल बहुत जल्दी आए, इसमें केवल आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगा। एक बहुत ही विशिष्ट गंजा सिर, ग्रे सूट पहने हुए, थोड़ा मोटा और स्पष्ट रूप से उभरा हुआ छोटा पेट, उनकी शक्ल वाकई में मूल्यांकन के लायक नहीं थी। हालांकि जब बात अजय मित्तल की हैसियत की आती है तो शक्ल और कदकाठी गौण हो जाते हैं। अजय मित्तल परसों सुबह 10 बजे नवी मुंबई में बाहर से आए थे। वह हर दिन बहुत व्यस्त रहते हैं और उनका खाली समय सीमित होता है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ऋतु सक्सेना ने कहा कि उसे परेशान किया जा रहा है, तो वह तुरंत वहां पहुंच गए। हस्बैंड, तुम आ गए, मुझे तो बुली करके मार डाला गया। अजय मित्तल के आने से ऋतु सक्सेना को सहारा मिला और वह तुरंत दौड़कर उनके पास गई और नखरे के साथ शिकायत करने लगी। मेरा चेहरा देखो। ऋतु सक्सेना ने अपने चेहरे पर दोनों तरफ के थप्पड़ के निशानों की ओर इशारा करते हुए दुखी चेहरा बनाकर कहा। अजय मित्तल का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। नवी मुंबई में उनकी पत्नी को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? पूरे नवी मुंबई में कौन नहीं जानता कि वह अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेबी, तुम्हें किसने मारा? अजय मित्तल ने प्यार से संबोधित किया, बिना इस बात की परवाह किए कि वहां बाहरी लोग मौजूद थे। उनके चेहरे पर दुख भरा भाव था। वो सान्या कपूर का रखेल छोटा गोरा चेहरा। ऋतु सक्सेना ने बिना किसी शर्मिंदगी के रजत राघवन की ओर इशारा करते हुए कहा। अजय मित्तल ने इधर उधर देखा और पाया कि वहां मौजूद 3 लोगों को वह जानते थे, सिवाय रजत राघवन के, जिसे वह नहीं जानते थे। अजय मित्तल सीधे रजत राघवन की ओर बढ़े। तुम कौन हो? अजय मित्तल ने गहरी आवाज में पूछा। अजय मित्तल अब बहुत गुस्से में थे, क्योंकि नवी मुंबई में किसी ने उनकी पत्नी को मारने की हिम्मत की थी। वह कहाँ थे? गुस्से के कारण अजय मित्तल ने सान्या कपूर और बाकी 3 लोगों से अभिवादन भी नहीं किया, बल्कि रजत राघवन से सवालिया लहजे में पूछा। श्रीमान मित्तल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आज की घटना का उससे कोई लेना देना नहीं है। सान्या कपूर ने दांत पीसते हुए कहा। वह जानती थी कि अजय मित्तल अब बहुत गुस्से में हैं। वह अजय मित्तल से कई बार मिल चुकी थीं। वह जानती थी कि अजय मित्तल आमतौर पर इस तरह बात नहीं करते और वह हमेशा सभी के साथ मुस्कुराते हुए नर्म चेहरा रखते हैं। श्रीमती कपूर, यह आपका बॉयफ्रेंड है। अजय मित्तल के लहजे में संदेह भरा था, लेकिन उनकी आवाज में जरा भी नरमी नहीं आई। सान्या कपूर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन रजत राघवन ने उन्हें रोक दिया। श्रीमान मित्तल, मैं आपका नाम लंबे समय से सुनता आया हूँ। मेरा नाम रजत राघवन है। आपसे मिलकर खुशी हुई। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी घबराहट या डर के। ये पहली बार था जब रजत राघवन ने नवी मुंबई के इस प्रसिद्ध व्यक्ति को देखा था। बाहरी तौर पर अजय मित्तल निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके अतीत को जानने के बाद कोई भी निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता। तुमने उसे मारा? अजय मित्तल ने सीधे पूछा। अजय मित्तल, जो एक सामान्य व्यक्ति से आज की स्थिति तक पहुंचे हैं, निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही वह बहुत गुस्से में हो, फिर भी वह कुछ भी बहुत असभ्य नहीं करेंगे। हाँ, मैंने। रजत राघवन ने बिना किसी सफाई के सीधे स्वीकार कर लिया। तुमने किसी को मारा और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? अजय मित्तल का लहजा और भी ठंडा हो गया। रजत राघवन का व्यवहार अजय मित्तल को और भी नाराज कर रहा था। ये जानते हुए कि वह अजय मित्तल हैं, वह फिर भी इस तरह का व्यवहार कर रहा था। वह सभ्य थी और उसने मेरी गर्लफ्रेंड और सुनीता खन्ना को गाली दी। आपको क्या लगता है, क्या हमें मारना चाहिए था? रजत राघवन ने बिना घबराए या डरे अजय मित्तल को घूरते हुए कहा। ये सुनकर अजय मित्तल ने ऋतु सक्सेना की ओर देखा। ऋतु सक्सेना का चेहरा कुरूप हो गया और उसने अपना बचाव किया। किसने कहा कि उन्होंने मिलकर मेरे साथ धोखा किया? अजय मित्तल ने ऋतु सक्सेना को घूरा। वह जानते थे कि उनकी पत्नी की जीभ तेज थी। उसका गाली देना गलत था, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते।
मैं उसे श्रीमती कपूर और श्रीमती खन्ना से माफ़ी मांगने को कहूँगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हें 2 थप्पड़ मारे और मामला खत्म हो जाए तो ये ठीक है, अजय मित्तल ने गंभीरता से कहा। वह न केवल एक व्यवसायी हैं बल्कि नवी मुंबई के पीपल्स कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। सार्वजनिक रूप से वह कुछ भी असामान्य नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी को तकलीफ नहीं होने देना चाहिए। सबसे उचित तरीका यही है कि जैसा हुआ वैसा ही हो। सुनीता खन्ना और संजय खन्ना एक तरफ चुपचाप देख रहे थे, बिना जरा भी बीच में बोलने का इरादा, क्योंकि अगर वे बीच में बोलते तो भी अजय मित्तल उनकी बात नहीं मानते। साथ ही वे ये भी देखना चाहते थे कि रजत राघवन इसका सामना कैसे करता है। अगर केवल वह फोटो होती, भले ही वह सच हो, यह इतना आसान नहीं था कि वह दोनों को पूरी तरह से विश्वास दिला सके कि अजय मित्तल को पूरी तरह से यकीन हो जाए। ऋतु सक्सेना ने रजत राघवन को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। उसने पहले ही सोच लिया था, जब वह थोड़ी देर में रजत राघवन को थप्पड़ मारेगी तो वह पूरी ताकत लगाएगी और अपने लंबे नाखूनों का इस्तेमाल करेगी, कम से कम रजत राघवन के चेहरे पर ऐसे निशान छोड़ने के लिए जो लंबे समय तक मिट न सकें। सबसे ज्यादा चिंतित सान्या कपूर थी। उसके रजत राघवन को समझने के आधार पर रजत राघवन निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करता। एकमात्र तरीका अजय मित्तल से सीधे टकराव करना था और बातें और भी बड़ी हो जाती। जब बातें बड़ी हो जाती तो वह वाकई इसे सुलझा नहीं सकती थी। अजय मित्तल रजत राघवन को घूर रहे थे, वह देखना चाहते थे कि रजत राघवन क्या फैसला करता है। आज की बात रजत राघवन को जवाब देना होगा, कोई भी आए ये बेकार है, भले ही रजत राघवन का कोई बैकग्राउंड हो। श्रीमान मित्तल का समाधान वाकई अच्छा है, लेकिन मेरी नज़र में ये काफ़ी अच्छा नहीं है। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, सीधे कहो। अजय मित्तल ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले का सबसे अच्छा समाधान यह है कि आपकी पत्नी अब मेरी गर्लफ्रेंड और श्रीमती खन्ना से माफ़ी मांगे। मेरे द्वारा उसे दिए गए 2 थप्पड़ों के बदले मैं कुछ शब्दों से इसे बदलना चाहूँगा। रजत राघवन ने कहा, क्या? अजय मित्तल ने पूछा। श्रीमान मित्तल, इतने लोगों के सामने ये कुछ शब्द कहना असुविधाजनक है। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अजय मित्तल ने संजय खन्ना की ओर देखा और संजय खन्ना ने तुरंत कहा, पीछे एक कंपार्टमेंट है और उसका साउंड प्रूफिंग प्रभाव बहुत अच्छा है, वहां चलो। अजय मित्तल ने कहा। वह जल्दी में नहीं थे, वह देखना चाहते थे कि रजत राघवन उनके सामने क्या चाल चलने वाला है। कृपया, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरू से अब तक रजत राघवन सबसे ज्यादा रिलैक्स था, पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति की तरह। नकली, मैं तुम्हें बता दूं, आज ये बात मुझे संतुष्ट नहीं करती, ये बात यूं ही नहीं जाएगी। अजय मित्तल और रजत राघवन के जाने के बाद ऋतु सक्सेना ने घमंड से कहा। सान्या कपूर का चेहरा ठंडा था, लेकिन वह मन ही मन चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि रजत राघवन क्या करना चाहता था। वह सोच रही थी कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। इसके विपरीत सुनीता खन्ना और संजय खन्ना ने ऋतु सक्सेना को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा, उनके चेहरों पर अवमानना भरे भाव थे। सुनीता खन्ना और संजय खन्ना बहुत हैरान थे कि अजय मित्तल जैसे व्यक्ति को ऋतु सक्सेना जैसी महिला में क्या अच्छा लगा, जो सभ्य थी और उसमें कोई प्रतिभा नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि ऐसी चीज़ अजय मित्तल को पीठ पीछे धोखा देने की हिम्मत करती थी, जो वाकई में अज्ञानता की निडरता थी। कंपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन तंग भी नहीं था। वहाँ कॉफ़ी टेबल और सोफे थे। सजावट उस तरह की सुंदर शैली की थी जो स्पष्ट रूप से विशेष रूप से बनाई गई थी। जो कहना है कहो, अजय मित्तल ने बिना किसी भाव के रजत राघवन को घूरते हुए कहा। अजय मित्तल के मन में अब गुस्सा और संदेह था। जो बात हैरान करने वाली थी वह ये थी कि सान्या कपूर की सगाई रोहन माहेश्वरी से थी। कब से उनका एक और बॉयफ्रेंड आ गया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और रजत राघवन का क्या मूल है? शुरू से अब तक ये युवक उनके सामने बहुत शांत और स्थिर रहा। वह कौन है? वह अजय मित्तल हैं, और अब इस युवक ने उनकी पत्नी को मारा और फिर भी वह इतना शांत व्यवहार कर रहा है, क्यों? क्या उसे लगता है कि अजय मित्तल को आसानी से निपटाया जा सकता है? या उसे अपनी पृष्ठभूमि पर इतना भरोसा है? क्या उसे लगता है कि घर छोड़कर अजय मित्तल इस कदम को उठा सकते हैं? अगर ऐसा है तो केवल यही कहा जा सकता है कि यह युवक वाकई में अज्ञानी और घमंडी है। आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया। ठीक कहूँ तो उसने आपको 10 साल से ज़्यादा समय तक धोखा दिया है। रजत राघवन ने बिना रुके सीधे कहा। लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं अजय मित्तल अब अच्छे स्वभाव के कारण बेफिक्र हो सकता हूँ? अजय मित्तल का चेहरा गहरा हो गया। जब वह युवा थे तब वह गुस्सैल थे और बहुत नुकसान उठाए थे, लेकिन आज की स्थिति तक पहुंचने का कारण ये था कि उन्होंने खुद को बदला और अपनी कमियों को समझा। केवल संयमित बदलाव से ही उनका रास्ता लंबा हो सकता था, लेकिन रजत राघवन की टिप्पणियों ने उन्हें पूरी तरह से गुस्सा कर दिया। कोई भी पुरुष अपनी और अपनी पत्नी के लिए इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, अजय मित्तल। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो क्या मैं बकवास करता? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। सबूत कहाँ हैं? रजत राघवन ने उन कुछ तस्वीरों और एक वीडियो को निकाला। अजय मित्तल का चेहरा गंभीर था। धैर्यपूर्वक देखने के बाद उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, केवल कुछ तस्वीरें और एक वीडियो मुझे यकीन दिला सकते हैं। लड़के, तुम आग से खेल रहे हो। अजय मित्तल आज तक पहुंचे हैं और उन्होंने कभी भी चीज़ों को केवल सतह पर नहीं देखा, भले ही तस्वीरों और वीडियो में वास्तव में उनकी पत्नी और अन्य पुरुष हों। हालांकि तस्वीरों और वीडियो जैसी चीज़ों को जानबूझकर संशोधित किया जा सकता है। रजत राघवन ने धीरे से कहा, आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी को अच्छी तरह जानते हैं। भले ही मैं आज ये चीज़ें न निकालता, आप अपनी पत्नी पर शक करना शुरू कर देते। क्या आपने देखा कि आपका किशोर बेटा लंबा और सुंदर है? वह आपसे और भी अलग होता जा रहा है। अगर आज सुबह निखिल ओबरॉय ने उन्हें आदित्य ओबरॉय की जांच के बारे में गुप्त जानकारी नहीं भेजी होती तो वह इसे नहीं मानता। अजय मित्तल बीमार हैं और ये लाइलाज है। इस लाइलाज बीमारी का मतलब यह नहीं है कि अजय मित्तल मरने वाले हैं, बल्कि यह कि अजय मित्तल वास्तव में बांझ हैं। पहले सालों में अजय मित्तल गुस्सैल थे, दूसरों के लिए वफादारी दिखाते थे और अपने भाइयों के लिए काम करते थे, लेकिन उस चोट के कारण भी घायल हो गए थे। उस चोट के कारण अजय मित्तल को शारीरिक समस्या हो गई, उनके शुक्राणु निष्क्रिय हो गए और उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई। इस बीमारी के बारे में अजय मित्तल अपने दिल में अच्छी तरह जानते थे। इस टिप्पणी ने अजय मित्तल को चौंका दिया। इस समस्या के बारे में केवल वह और ऋतु सक्सेना ही जानते थे। मेरा बेटा मेरा है या नहीं, पितृत्व परीक्षण वहाँ है, अजय मित्तल ने गंभीरता से कहा। अजय मित्तल को अपनी समस्या का पता चलने के बाद शुरू में बहुत निराशा हुई थी, लेकिन जल्द ही जब उन्हें इसके बारे में पता चला, ऋतु सक्सेना गर्भवती हो गईं। उस समय अजय मित्तल ने सोचा कि यह निराशा के समय में भगवान का तोहफा था। वह बहुत खुश थे। बेशक वह एक सतर्क व्यक्ति भी थे। ऋतु सक्सेना के बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने पितृत्व परीक्षण करवाया ताकि यह सत्यापित हो सके कि बच्चा वास्तव में उनका है। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से ऋतु सक्सेना को 20 मिलियन रुपये इनाम के रूप में दिए। पितृत्व परीक्षण नकली है। ऋतु सक्सेना और आदित्य ओबरॉय ने मिलकर यह साजिश रची। अगर आपको विश्वास न हो तो आप खुद जांच कर सकते हैं। जिस डॉक्टर ने आपके लिए पितृत्व परीक्षण किया था वह अभी भी उस अस्पताल में नहीं है, रजत राघवन ने हल्के से कहा। उन्हें मिली जानकारी और निखिल ओबरॉय द्वारा दी गई जानकारी के बाद रजत राघवन उस समय बहुत हैरान थे। यह एक चौंकाने वाली साजिश थी। इस साजिश को रचने वाले ऋतु सक्सेना और आदित्य ओबरॉय थे और अजय मित्तल इसका निशाना थे। दोनों ने अजय मित्तल की लगभग 10 बिलियन की संपत्ति के लिए साजिश रची थी। जब आदित्य ओबरॉय युवा थे तब वह एक बार नवी मुंबई आए थे और उस समय उन्होंने ऋतु सक्सेना को बहकाया और उसे गर्भवती कर दिया। उस समय ऋतु सक्सेना ने पहले ही अजय मित्तल से शादी कर ली थी और यह वह समय था जब अजय मित्तल का करियर जोरों पर था। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है और अजय मित्तल प्रजनन के लायक नहीं है, ऋतु सक्सेना निराश हो गई थी। उसने भागने या बच्चे को गिराने के बारे में सोचा, लेकिन आदित्य ओबरॉय ने उसे रोक दिया। बाद में जब उसने पाया कि अजय मित्तल का करियर तेजी से विकसित हो रहा है, आदित्य ओबरॉय ने ऋतु सक्सेना को इस चौंकाने वाली साजिश को रचने के लिए कहा। न केवल अजय मित्तल ने अपने बेटे की देखभाल की, बल्कि उन्होंने अजय मित्तल की संपत्ति पर भी नजर रखी, क्योंकि अजय मित्तल का केवल यही बेटा था और भविष्य में परिवार की संपत्ति निश्चित रूप से इस इकलौते बेटे को दी जानी थी। दोनों ने शुरू से ही अजय मित्तल को धोखा दिया। पिछले 10 सालों में आदित्य ओबरॉय हर कुछ समय में ऋतु सक्सेना से मिलने नवी मुंबई आता था। इस समय का चयन इस तरह किया जाता था कि हर बार जब अजय मित्तल मीटिंग के लिए बाहर जाते थे, जब वह नवी मुंबई में नहीं होते थे। अजय मित्तल को ऋतु सक्सेना पर बहुत भरोसा था, क्योंकि यह महिला उनके साथ थी। कदमकदम पर वह एक ऐसा व्यक्ति थे जो भावनाओं को बहुत महत्व देते थे। इसलिए भले ही वह हर बार बाहर जाते, उन्हें ऋतु सक्सेना के साथ पूरी तरह से निश्चिंतता रहती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऋतु सक्सेना उनकी पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चलाएगी। बस जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अजय मित्तल ने देखा कि बच्चा उनसे बिल्कुल नहीं मिलता, जिससे उन्हें शक हुआ। लेकिन अपने दिल में ऋतु सक्सेना पर भरोसे और पति पत्नी के रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने कभी जांच नहीं की, जब तक कि अब रजत राघवन ने उनके सामने ये बातें नहीं कही। ये खोखला है, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? अजय मित्तल अब रजत राघवन की कही बातों पर ज्यादातर विश्वास कर चुके थे, लेकिन वह अभी भी आखिरी उम्मीद पाले हुए थे, यह उम्मीद करते हुए कि यह सब बस रजत राघवन का अनुमान है। ये रहा। रजत राघवन ने अजय मित्तल के लिए विशेष रूप से संकलित किए गए शक्तिशाली सबूत दिखाए। ये सबूत निखिल ओबरॉय से मिले USB ड्राइव से आए थे। इसमें पिछले कई सालों में आदित्य ओबरॉय के नवी मुंबई आने के समय और आवृत्ति का रिकॉर्ड था, साथ ही कुछ मजबूत सबूत जिन्हें कहा जा सकता है कि पक्के थे। रजत राघवन द्वारा दिए गए सबूतों को देखकर अजय मित्तल कांप रहे थे।
भले ही वह आज तक कई तरह के अनुभवों से गुजरे हों, वह अब शांत नहीं रह सकते थे। गुस्सा, भयानक गुस्सा। उन्हें उनकी पत्नी और दूसरे पुरुष ने 10 साल से ज्यादा समय तक धोखा दिया था। उन्होंने रजत राघवन की हर बात पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया और उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं होती। अगर उनकी पत्नी ऋतु सक्सेना ने ये काम नहीं किए होते तो लोगों के लिए इतनी जानकारी इकट्ठा करना असंभव होता। नकली, सब कुछ नकली। उनका इकलौता बेटा नकली है और उनकी पत्नी का उनके साथ रिश्ता नकली है। अजय मित्तल हमेशा से मानते थे कि उनकी जिंदगी जीने लायक रही है। शुरुआत में एक छोटा मोटा गुंडा जो दिन भर केवल भाईचारा और वफादारी की बात करता था, वह कदमकदम पर आज तक पहुंचा। एक सौहार्दपूर्ण पति पत्नी, एक खुशहाल परिवार, उनका अपना बेटा और इतना बड़ा करियर, वह खुद को भाग्यशाली मानते थे। लेकिन आज उन्हें पता चला कि इतने सालों से वह दूसरों की साजिश में एक कठपुतली रहे हैं। तुमने मुझे ये क्यों बताया? अजय मित्तल ने पूछा। मैंने इसे आपको बताने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन आपकी पत्नी की जीभ वाकई बहुत खराब थी और उसने आपको फिर से फ़ोन किया। अगर आप इस मामले को हल करना चाहते हैं तो मैं आपको एक समाधान देता हूँ, रजत राघवन ने कहा। उन्होंने पाया कि अजय मित्तल, जो अब तक शांत रहे थे, उनकी आंखों में खून की लाली थी। ये देखने के लिए काफ़ी था कि इस मामले की सच्चाई का उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। अजय मित्तल की इस हालत को देखकर रजत राघवन को भी थोड़ा बुरा लगा। ईमानदारी से कहें तो वह अजय मित्तल की काफ़ी प्रशंसा करते थे, खासकर जब उन्हें पता चला कि वह कदमकदम पर आज तक कैसे पहुंचे। वह एक किरदार थे, लेकिन ऐसा किरदार, और अब उसे दूसरों ने 10 साल से ज़्यादा समय तक धोखा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका इकलौता खून भी उनका नहीं था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अजय मित्तल अब कितने दुखी और निराश थे। मैं आपकी वर्तमान मनोदशा को समझता हूं, लेकिन मेरे पास एक और खबर है जो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, रजत राघवन ने धीरे से कहा। बताओ। मौजूदा अजय मित्तल के लिए बुरी खबर मिलना मुश्किल था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कमला देवी नाम की किसी को जानते हैं? रजत राघवन ने पूछा। इस नाम को सुनते ही अजय मित्तल का चेहरा बदल गया और उन्होंने जल्दी से पूछा, आप उसे कैसे जानते हैं? उसके साथ क्या हुआ? इस नाम के सामने आने से अजय मित्तल बहुत चिंतित और थोड़े असहज हो गए। कमला देवी अजय मित्तल के लिए एक अतीत की याद थी। अगर इस व्यक्ति को कुछ हुआ तो वह अपनी जिंदगी में कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उत्तेजित न हो। अजय मित्तल के व्यवहार ने रजत राघवन को यकीन दिलाया कि यह व्यक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई उसकी और उसके बच्चे की जांच कर रहा है, रजत राघवन ने कहा। वह और उसका बच्चा, क्या उसकी शादी हो गई? अजय मित्तल ने बुदबुदाया। मुझे खबर मिली है कि उसकी शादी नहीं हुई है, रजत राघवन ने कहा। निखिल ओबरॉय द्वारा दी गई जानकारी में एक जानकारी ने रजत राघवन का बहुत ध्यान खींचा। वह ये थी कि आदित्य ओबरॉय वर्तमान में ऋतु सक्सेना को नवी मुंबई में एक व्यक्ति और एक बच्चे की जांच करने के लिए कह रहा है। इसे जांच कहें, ठीक कहें तो खोज। ये व्यक्ति एक महिला है जिसका नाम कमला देवी है और उसका बेटा। जांच और खोज की योजना 1 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन कोई सुराग या जानकारी नहीं मिली थी। अगर रजत राघवन का अनुमान सही है तो यह महिला और यह बच्चा निश्चित रूप से अजय मित्तल से संबंधित हैं। ये बहुत सरल है। उसने अजय मित्तल को 10 साल से ज़्यादा समय तक धोखा दिया। अगर आदित्य ओबरॉय ने ऋतु सक्सेना की नवी मुंबई में गतिविधियों को और बड़ा किया तो खबर निश्चित रूप से बाहर आ जाती और यहाँ तक कि योजना के ढहने का खतरा भी था। फिर भी उसने ऋतु सक्सेना को हर हाल में जांच करने और खोजने के लिए कहा। इसका मतलब है कि ये दोनों लोग संभवतः वह आखिरी तिनका हैं जो अजय मित्तल को तोड़ सकता है। मुख्य बात यह है कि पुरुष जिसने जवानी में रोमांस न किया हो। रजत राघवन को विश्वास नहीं था कि ऋतु सक्सेना अजय मित्तल की जिंदगी की एकमात्र महिला थी। रजत राघवन के शब्दों ने अजय मित्तल को राहत की सांस लेने दी और अजय मित्तल ने कटु हंसी के साथ कहा, वह मेरी पहली महिला थी और मेरी बचपन की दोस्त थी। जब मैं उस समय समाज में था वह हमेशा मेरे साथ थी और फिर वह चली गई। मेरे पास उसकी कोई और खबर नहीं है। जब अजय मित्तल ने यह कहा तो वह कुछ सोच रहे थे। उनकी सांस तेज हो गई और अचानक रजत राघवन को घूरने लगे, जैसे कि कुछ उम्मीद कर रहे हों। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आपको अनुमान लग गया होगा और मैंने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, रजत राघवन ने कहा। जी हाँ, कमला देवी का बच्चा संभवतः अजय मित्तल का अपना खून है। अजय मित्तल ने चोटिल होने के बाद अपनी प्रजनन क्षमता खो दी थी, लेकिन चोट से पहले वह लंबे समय तक कमला देवी के साथ थे। एक महिला नहीं चाहती थी दैट हर चाइल्ड्स फादर बी ए गैंगस्टर आफ्टर द चाइल्ड वॉज बॉर्न। इसलिए उस समय गर्भवती कमला देवी ने अजय मित्तल को बिना बताए छोड़ दिया। आदित्य ओबरॉय को यह खबर कहाँ से मिली? रजत राघवन को यकीन नहीं था। कमला और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
अजय मित्तल उत्साहित हो गए और अब इतने उत्साहित थे कि उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। अजय मित्तल की प्रतिक्रिया समझ में आती थी और रजत राघवन ने इसकी उम्मीद की थी। मुझे माँ और बेटे का ठीक ठिकाना नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक सामान्य दायरा दे सकता हूँ, रजत राघवन ने कहा। बताओ बताओ, वाशी सेक्टर 17, बाकी आपके ऊपर है, रजत राघवन ने कहा। धन्यवाद धन्यवाद भाई, मैं अजय मित्तल आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। अब से आप मेरे अजय मित्तल के भाई हैं, अजय मित्तल ने उत्साहित होकर कहा। रजत राघवन ने आज जो कुछ उन्हें बताया वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और यह वाकई में अजय मित्तल की जिंदगी से संबंधित था। इसके अलावा रजत राघवन ने अब उन्हें ये सब कुछ बता दिया। वह पूरी तरह से कई फायदे और शर्तें मांग सकता था, लेकिन रजत राघवन ने ऐसा नहीं किया। अजय मित्तल वफादारी और भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं, यही कारण है कि वह आज तक पहुंचे हैं और सकल में सभी से अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि रजत राघवन अब उनके लिए बहुत कृपालु हैं। रजत राघवन ने मुस्कुराया। वह जो चाहते थे वह अजय मित्तल के ये शब्द थे। दिल से वह अजय मित्तल जैसे लोगों की प्रशंसा करते हैं और वह ऐसे लोगों के साथ दोस्त और भाई बनना चाहते हैं। भाई मित्तल, क्या आप मेरे द्वारा प्रस्तावित समाधान से संतुष्ट हैं? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। संतुष्ट, पूरी तरह से संतुष्ट, अजय मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई रजत, मुझे थोड़ी देर में कुछ चीज़ों से निपटना है और मैं आज आपका आतिथ्य नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद दूंगा। रजत राघवन ने मना नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सब कुछ सुलझ जाने के बाद अजय मित्तल और रजत राघवन कंपार्टमेंट से बाहर आए। अजय मित्तल ने रजत राघवन की गर्दन पर हाथ रखा और बहुत उत्साहित थे। हालांकि दोनों की उम्र में अंतर था, लेकिन इससे उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। दोनों की इस उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। सान्या कपूर अवाक रह गईं, सुनीता खन्ना अवाक रह गईं, संजय खन्ना अवाक रह गए और ऋतु सक्सेना अवाक रह गई। अंदर क्या हो रहा था? रजत राघवन ने फिर क्या कहा? कंपार्टमेंट से बाहर आने के बाद अजय मित्तल एकदम अलग व्यक्ति क्यों लग रहे थे? हस्बैंड, तुम्हें क्या हुआ? ऋतु सक्सेना ने पूछा। कौन जानता था, ऋतु सक्सेना ने जैसे ही बोलना खत्म किया। थप्पड़, अजय मित्तल ने उल्टे हाथ से ऋतु सक्सेना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इससे सान्या कपूर, सुनीता खन्ना और संजय खन्ना चौंक गए। यह क्या हो रहा था? ऋतु सक्सेना ने इस समय अपने चेहरे को ढक लिया, उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। अजय मित्तल ने वास्तव में उसे मारा और इतने सारे लोगों के सामने मारा। खासकर जब अजय मित्तल ने उसे मारा तो उनका चेहरा इतना गंभीर था कि जैसे पानी टपक रहा हो। वह जानती थी कि यह अजय मित्तल के अत्यधिक गुस्से का भाव था। वह अजय मित्तल के साथ इतने सालों से थी और उनकी आदतों को जानती थी। जितना ज्यादा गुस्सा उतना ही शांत। क्या उसे मेरे बारे में पता चल गया? ऋतु सक्सेना ने अचानक ये विचार सोचा। यह असंभव है। ऋतु सक्सेना ने अपने इस विचार को मिटा दिया। वह जानती थी कि उसने इन सालों में अजय मित्तल की पीठ पीछे क्या किया। अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन अजय मित्तल को ये जानना पूरी तरह से असंभव था कि उसने जो कुछ किया वह बहुत गुप्त था और 10 साल से ज़्यादा समय तक अनरणनीतिक था और अब तो और भी कम संभावना थी कि कुछ होगा। सुनीता खन्ना और संजय खन्ना भी अब उलझन में थे। वे दोनों कुछ हद तक अंदर की बात जानते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति उनकी उम्मीदों से परे थी। भले ही रजत राघवन ने अजय मित्तल को बताया कि ऋतु सक्सेना ने उनकी पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चलाया, वह इतने सारे लोगों के सामने उसे सबक नहीं सिखाते। केवल एक ही संभावना थी, रजत राघवन ने अजय मित्तल को कुछ और भी अविश्वसनीय बताया। ये ऋतु सक्सेना के पीठ पीछे चक्कर चलाने से कहीं ज़्यादा गंभीर था। इसके बारे में सोचकर सुनीता खन्ना और संजय खन्ना दोनों को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना छूटने लगा। वे दोनों अब रजत राघवन को समझ नहीं पा रहे थे। रजत राघवन किस तरह का व्यक्ति है और वह किस तरह के व्यक्ति को जानता है कि अजय मित्तल में इतना बदलाव आ गया। कहने को सान्या कपूर ही एकमात्र थी जो शुरू से अंत तक कुछ नहीं जानती थी। वह भतप्रभ थी। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि अंदर क्या हुआ। मूल रूप से वह अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि इस मामले को कैसे बड़ा और छोटा किया जाए। लेकिन अब रजत राघवन में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन अजय मित्तल में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। हस्बैंड, तुमने मुझे मारा, ऋतु सक्सेना ने दुखी होकर कहा। उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। पहले अजय मित्तल को दुख होता और वह ऋतु सक्सेना को मारने की बिल्कुल संभावना नहीं रखते थे। इन सालों में ऋतु सक्सेना ने अपनी खराब जीभ के कारण कई परेशानियां पैदा की और उन्होंने सब कुछ सुलझाया। लेकिन जिस व्यक्ति को वह हमेशा प्यार करते थे वह न केवल उनकी पीठ पीछे चक्कर चलाता था, बल्कि उसने व्यभिचारी के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश भी रची। तुरंत श्रीमती कपूर और श्रीमती खन्ना से माफी मांगो, अजय मित्तल ने ठंडे स्वर में कहा। हस्बैंड, ऋतु सक्सेना कुछ कहने वाली थी, लेकिन अजय मित्तल ने सीधे उसे रोक दिया। उनका लहजा कठोर था और विरोध नहीं किया जा सकता था।
मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुरंत श्रीमती कपूर और श्रीमती खन्ना से माफ़ी मांगो। ऋतु सक्सेना ने पहली बार अजय मित्तल को उस पर गुस्सा करते देखा और वह डर गई। उसने अजय मित्तल के शब्दों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, उसके दिल में पहले से ही एक भूत था। श्रीमती कपूर, श्रीमती खन्ना, मुझे खेद है, मैं पहले गलत थी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ऋतु सक्सेना अब जरा भी उछल कूद नहीं कर रही थी और ईमानदारी से सान्या कपूर और सुनीता खन्ना से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद सान्या कपूर और सुनीता खन्ना ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। अजय मित्तल ने सीधे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सहयोग के बारे में पता है श्रीमती खन्ना, आपने श्रीमती कपूर के साथ सहयोग करने के लिए सही व्यक्ति चुना है। पूरे नवी मुंबई में कौन नहीं जानता श्रीमती कपूर की हिम्मत और दृष्टि। श्रीमती कपूर मेरी दोस्त भी हैं। मैं आप दोनों के सहयोग को लेकर बहुत आशावादी हूँ, इसलिए मैं आज परेशान नहीं करूँगा, मैं पहले जाता हूँ। ये कहकर वह बिखरी हुई ऋतु सक्सेना को लेकर चले गए। लेकिन अजय मित्तल ने जाने से पहले जो कहा वह सुनीता खन्ना के कानों में अलग था। अजय मित्तल संकेत दे रहे थे और उन्हें एक रवैया दे रहे थे। इस सहयोग में वह सान्या कपूर का समर्थन करते हैं। इसके बारे में सोचकर सुनीता खन्ना शुरू से अंत तक बदलाव को देखते हुए नहीं रह सकी। रजत राघवन हमेशा शांत और मुस्कुराता रहा। उसने अजय मित्तल को क्या जादू दिया कि अजय मित्तल ने ऐसा कुछ किया और ऐसा कुछ कहा। सान्या कपूर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अजय मित्तल का नाम सुना था, लेकिन उनका अजय मित्तल से कोई दोस्ती नहीं थी। अजय मित्तल अब उनका समर्थन क्यों कर रहे थे? ये निश्चित रूप से रजत राघवन और अजय मित्तल ने जो कुछ कहा उसके कारण था। देर हो रही है, श्रीमती खन्ना, क्या कोई खाना परोसना शुरू कर सकता है? मुझे भूख लगी है। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है, मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ। सुनीता खन्ना ने जल्दी से कहा। जल्द ही चीनी ड्रेस में वेटर ने शानदार व्यंजनों की प्लेटें लाईं। श्रीमती कपूर, ईमानदारी से कहूँ तो इस बार आपके साथ सहयोग करना निश्चित रूप से मेरा सम्मान है। हम बहनों को आज खुशी से पीना चाहिए, सुनीता खन्ना ने उत्साहपूर्वक कहा। श्रीमती खन्ना, मैं ज़्यादा शराब नहीं पीती, सान्या कपूर ने कहा। श्रीमान रजत, श्रीमती कपूर को शराब पीना नहीं आता, आप निश्चित रूप से पी सकते हैं। जब बात शराब की आती है तो हम दोनों पुरुषों को आना चाहिए। जब तक नशे में न चूर हों, घर नहीं जाएंगे। संजय खन्ना भी उत्साहपूर्वक रजत राघवन से कहने आए। आपको क्या लगता है? रजत राघवन ने जानबूझकर निर्णय सान्या कपूर को सौंप दिया। ये दुर्लभ है कि श्रीमती खन्ना को रुचि है, जितना पी सकते हैं पी लें, सान्या कपूर ने कहा। उन्होंने आखिरी बार रजत राघवन की शराब की क्षमता का स्वाद चखा था, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। एक भोज सुनीता खन्ना की बहन और भाई के गर्मजोशी भरे स्वागत में समाप्त हुआ। सान्या कपूर के लिए यह मूल रूप से एक ऐसा भोज था जिसमें प्रतिद्वंद्वी द्वारा पीटा और उपहास किया गया था, लेकिन रजत राघवन के हाथों में फिर से एक चौंकाने वाला उलटफेर हुआ। वापसी के रास्ते में रजत राघवन ने शराब पी थी और सान्या कपूर कार चला रही थीं। ठीक है, सोने का नाटक मत करो, मुझे तुम्हारी शराब की क्षमता पता है। तुमने आखिरी बार सुरेश अग्रवाल जितनी शराब नहीं पी थी, तुम नशे में कैसे हो सकते हो? कार चला रही सान्या कपूर ने सहचालक सीट पर आंखें बंद करके सो रहे रजत राघवन को नशे में होने का नाटक करते देखा और सीधे उसे उजागर कर दिया। मेरी पत्नी से उम्मीद थी, वह मुझे और बेहतर समझ रही है। रजत राघवन ने आंखें खोलीं और हंसते हुए कहा। आज आखिर हुआ क्या? तुमने अजय मित्तल से क्या कहा? वह तुम्हारे उनकी पत्नी को मारने की परवाह नहीं करते और उन्होंने मुझे भी पक्ष दिखाया। सान्या कपूर ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। वह हमेशा उलझन में थी, उसका दिमाग पूरी तरह से रहस्यों से भरा था। यहाँ तक कि इस सहयोग को जीतने की खुशी भी धुल गई, जिसने सान्या कपूर को बहुत उदास कर दिया। शुरू से अंत तक सहयोग का निष्कर्ष और मामले का समाधान उनके साथ कुछ भी नहीं लगता था। चिंता मत करो, क्या अब हमारे 2 सट्टों को पूरा करने का समय है? रजत राघवन ने चंचलता से पूछा। उन्होंने और सान्या कपूर ने पहले सट्टा लगाया था और सहयोग जीता। सान्या कपूर को उन्हें हस्बैंड कहना था। ये सुनकर सान्या कपूर का चेहरा लाल हो गया। पहले तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ। नहीं, पहले तुम सट्टा पूरा करो और मुझे बुलाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम्हें उलझन में रखूंगा, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? सान्या कपूर खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जब उसे याद आया कि उसे रजत राघवन को हस्बैंड कहना है, तो सान्या कपूर का चेहरा लाल हो गया। उसे कुछ भी कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। 5 मिलियन उस सट्टे को रद्द करने के लिए क्या तुम करोगे? सान्या कपूर ने एक तरीका सोचा। नहीं करूंगा, रजत राघवन ने सीधे मना कर दिया। तुम धोखा देने की सोच रही हो, है ना? किसने कहा कि मैं धोखा देने वाली हूँ? मैं, सान्या कपूर, हमेशा वही करती हूँ जो मैं कहती हूँ, सान्या कपूर ने लाल चेहरे के साथ कहा। तो फिर बुलाओ, रजत राघवन ने कहा, और कार में माहौल अचानक अजीब हो गया।
हस्बैंड शब्द सान्या कपूर के लिए अपरिचित था। हालांकि अब वह और रजत राघवन ने सर्टिफिकेट ले लिया है, वे कानूनी पति पत्नी हैं और उनके लिए रजत राघवन को हस्बैंड कहना सामान्य है। हालांकि वे केवल अनुबंध दंपति हैं। सान्या कपूर हमेशा से सोचती थी कि पुरुष जैसा प्राणी उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं करेगा। जब से उनके परिवार ने उनकी और रोहन माहेश्वरी की सगाई तय की थी और परिवार की शादी हुई, वह इस विचार पर और भी यकीन करने लगी थी। सब कुछ उस रात बार में जाने के बाद बदल गया। उसे शराब पीना नहीं आता था। ये पहली बार था जब उसने बार में शराब पी थी और ज्यादा नहीं पीने के बाद वह नशे में थी। कौन अनुमान करता कि आखिर में रजत राघवन के साथ होटल में ऐसा कुछ हो गया। बेशक उसे इसका सब कुछ नहीं पता था। बाद में वह जागी और पाया कि ज्यादातर महिलाओं के विपरीत उसने जिम्मेदारी लेने या कुछ और के लिए चिल्लाया नहीं, वह बस चुपचाप चली गई। लेकिन बाद में उनके पेट में गर्भावस्था और परिवार की शादी के कारण उनके मन में यह विचार आया कि बच्चे के पिता, एकमात्र पुरुष जिसने उनके शरीर को छुआ था, को उनका पति होना चाहिए। वह गर्वीली हैं और स्वाभाविक रूप से उनके पति बनने वाले पुरुष के लिए उनकी कुछ शर्तें हैं। ये शर्त थी दामाद अनुबंध। भले ही रजत राघवन सहमत न होता, वह फिर भी अन्य पुरुषों को अपना दामाद बनाने की कोशिश करती। बेशक ये सिर्फ एक शादी का अनुबंध होता। लेकिन अब रजत राघवन के साथ कुछ समय बिताने के बाद सान्या कपूर को पता चला कि यह पुरुष वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। भले ही अब दोनों का रिश्ता पहले की मुलाकात की तुलना में बहुत करीब हो गया हो, लेकिन उन्हें हस्बैंड कहने में सान्या कपूर को अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। हालांकि सान्या कपूर हमेशा से वही करती थी जो वह कहती थी। चूंकि उन्होंने रजत राघवन के साथ सट्टा लगाया था, उन्हें इसे पूरा करना होगा। हस्बैंड, सान्या कपूर की आवाज मच्छर की तरह थी, सुनाई नहीं दे रही थी। तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। रजत राघवन ने जानबूझकर अपने कान के सामने हाथ रखा और कहा। सान्या कपूर का चेहरा और लाल हो गया और उसने अपनी आवाज ऊंची की। हस्बैंड, अब तो ठीक है। ठीक है, ये श्रीमती कपूर है, वह जो कहती हैं वह करती हैं। रजत राघवन ने मजाक किया। सान्या कपूर का चरित्र वह अब बहुत हद तक समझ चुके थे, उनके लिए हस्बैंड कहना आसान नहीं था। एक महिला का चेहरा किताब से भी तेजी से बदल सकता है। तो मुझे बताओ, अजय मित्तल में इतना बदलाव क्यों आया? तुमने उन्हें क्या बताया? सान्या कपूर ने कहा। उनके दिल में वाकई जिज्ञासा और संदेह था। ये बहुत आसान है। ऋतु सक्सेना ने अजय मित्तल की पीठ पीछे किसी और पुरुष के साथ चक्कर चलाया। मुझे ये संयोग से पता चला और मैंने इसकी तस्वीर भी ले ली, रजत राघवन ने हल्के से कहा। उन्हें स्वाभाविक रूप से सान्या कपूर को कुछ भी कहना असंभव था। ऋतु सक्सेना ने दूसरों के साथ मिलकर अजय मित्तल के लिए जो कुछ किया, जिसमें यह भी शामिल था कि अजय मित्तल का वर्तमान बेटा उनका नहीं था, कुछ चीजें सान्या कपूर को पता चलने देना अच्छा नहीं था। क्या सान्या कपूर को विश्वास नहीं हुआ? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हम, रजत राघवन ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हें झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा? एक पुरुष को धोखा देना ऐसी चीज है जो पुरुष को पागल कर देती है, खासकर अजय मित्तल जैसे किरदार को। इसलिए वह बहुत गुस्से में थे। मैंने उनकी मदद की एक व्यभिचारी को पकड़ने में, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। क्या ये सामान्य नहीं है? तुम्हारे पास कोई तस्वीरें हैं? सान्या कपूर ने फिर पूछा। बेशक हैं, वरना अजय मित्तल को यकीन कैसे होता? रजत राघवन ने कहा। तो सुनीता खन्ना और संजय खन्ना को इस बारे में पता है? सान्या कपूर ने फिर पूछा। पता है, मैंने उन्हें तस्वीर भेजी थी, रजत राघवन ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं। रजत राघवन के शब्द सुनने के बाद सान्या कपूर को पूरी तरह से समझ आ गया। सुनीता खन्ना ने अचानक क्यों पश्चाताप किया और उन्हें सहयोग पर चर्चा करने के लिए वापस बुलाया। अगर ऋतु सक्सेना ने बाहर अन्य पुरुषों के साथ चक्कर चलाया और अजय मित्तल को पता चल गया, तो अजय मित्तल निश्चित रूप से ऋतु सक्सेना को आसानी से माफ नहीं करते। और सुनीता खन्ना और ऋतु सक्सेना के सहयोग का सबसे बड़ा लाभ अजय मित्तल की लाइन थी। ऐसी बात होने के बाद अजय मित्तल ऋतु सक्सेना की मदद कैसे कर सकते थे? इसलिए सुनीता खन्ना ने तुरंत पश्चाताप किया और एक नया विकल्प चुना। तो वास्तव में तुम्हें यकीन था कि सुनीता खन्ना मुझे रोकने के लिए बाहर आएंगी, इसलिए तुमने मेरे साथ वह सट्टा लगाया। सान्या कपूर को अचानक याद आया कि रजत राघवन ने नहीं छोड़ा और फिर से उनके साथ सट्टा लगाया। बेशक अगर मुझे जीतने का यकीन न होता तो मैं तुम्हारे साथ सट्टा कैसे लगाता? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सान्या कपूर फिर से निरुत्तर हो गईं। उन्हें अचानक पता चला कि उन्होंने रजत राघवन के साथ 2 बार सट्टा लगाया था और हर बार वह हार गई थीं। यहाँ तक कि मायरा कपूर का रजत राघवन के साथ पहला सट्टा भी मायरा कपूर हारी थी। सट्टे में दोनों बहनें कभी रजत राघवन को नहीं हरा पाईं। अब तुम इतने अमीर हो, तुम्हें 5 मिलियन भी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें मुझे बुलाने में दुख नहीं होता? सान्या कपूर ने जानबूझकर पूछा।
उन्होंने अभी 5 मिलियन रुपये उस सट्टे को रद्द करने के लिए दिए थे, लेकिन रजत राघवन ने मना कर दिया। संजय खन्ना ने मुझे केवल 10 मिलियन दिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे 500 की परवाह है? रजत राघवन ने जानबूझकर संजय खन्ना के 20 मिलियन को आधा कर दिया। संजय खन्ना ने तुम्हें 10 मिलियन दिए। क्यों? सान्या कपूर ने भ्रमित होकर पूछा। बिना किसी कारण संजय खन्ना ने रजत राघवन को पैसे क्यों दिए? सट्टा जीता। रजत राघवन ने सीधे कहा, मैंने उनके साथ बिलियर्ड्स खेलते समय सट्टा लगाया था। मैंने कहा था कि उनकी बहन तुम्हें सहयोग के लिए चुनेगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मेरे साथ सट्टा लगाने की जिद की और फिर हार गए। सान्या कपूर, उन्हें अब अचानक पता चला कि रजत राघवन सतह पर बोलने और काम करने में बेपरवाह लगते थे और कभी भी थोड़े घमंडी भी, लेकिन सब कुछ उनकी पकड़ में लगता था। तो अब तुम एक करोड़पति हो, श्रीमान रजत। सान्या कपूर को थोड़ा असंतुलन महसूस हुआ और उन्होंने जानबूझकर ताना मारा। 10 मिलियन, उन्होंने इतने समय तक मेहनत की थी कि 10 मिलियन कमा सकें। आखिर में रजत राघवन बेहतर था। उसने दूसरों के साथ एक रैंडम सट्टा लगाया और 10 मिलियन जीत लिए। श्रीमती कपूर ने बहुत तारीफ की। अगर श्रीमती कपूर को रुचि है तो मैं श्रीमती कपूर के साथ आधा साझा कर सकता हूं, बशर्ते श्रीमती कपूर मुझे फिर से हस्बैंड कहें। कैसे? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। हट जाओ। उस हस्बैंड ने सान्या कपूर को बहुत शर्मिंदगी महसूस कराई थी। फिर से बुलाना वह नहीं चाहती थीं। उन्हें महज 5 मिलियन रुपये की परवाह नहीं थी। आप जानते हैं, अगर इस बार सुनीता खन्ना के साथ सहयोग अच्छा रहा और नए उत्पादों के लॉन्च के साथ उनकी कंपनी में एक गुणात्मक बदलाव आएगा। उस समय उन्हें विश्वास था कि उनकी कंपनी नवी मुंबई में नंबर 1 कॉस्मेटिक्स कंपनी बन सकती है और यहां तक कि राष्ट्रीय बिक्री मार्ग को पूरी तरह से खोल सकती है और एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की ओर बढ़ सकती है। रजत राघवन ने कार चला रही सान्या कपूर को देखा और उनके होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे। पहली बार मिली वह घमंडी और अभिमानी खूबसूरत अध्यक्ष धीरे धीरे बदल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सान्या कपूर ने इसे महसूस किया या नहीं, लेकिन उन्हें यह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। क्रांति कुछ हद तक प्रभावी है और हमें और मेहनत करने की जरूरत है। रजत राघवन ने चुपके से कहा। एक मजबूत महिला के लिए आराम करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। मूल रूप से इस समय सान्या कपूर अपनी कंपनी के नए उत्पाद के प्रचार और प्रवक्ता संबंधी मामलों में व्यस्त थीं। अब जब से उन्होंने सुनीता खन्ना के साथ एक नया सहयोग शुरू किया है, उनके पास और भी बहुत कुछ करने को है। लेकिन सान्या कपूर जैसी मजबूत महिला के लिए लगातार व्यस्त रहना ही उन्हें और अधिक संतुष्ट और खुश करता है। यदि रजत राघवन ने यह नहीं देखा होता कि सान्या कपूर की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो उन्हें चिंता होती कि यह उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रभावित कर सकता है। बेशक हर किसी की गर्भावस्था की स्थिति अलग होती है, लेकिन जब तक मानसिक स्थिति अच्छी है तब तक सब ठीक होना चाहिए। ताज विवांता नवी मुंबई से घर लौटने के बाद भले ही वह घर पर थीं, सान्या कपूर अभी भी काम में व्यस्त थीं। दूसरी ओर रजत राघवन के पास ज्यादा काम नहीं था। उन्होंने सबसे पहले ऋतु सक्सेना, अजय मित्तल और आदित्य ओबरॉय के बीच की बातें निखिल ओबरॉय को समझाईं। फोन पर निखिल ओबरॉय की उत्तेजना और खुशी को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। संजय दुबे से उन्हें आदित्य ओबरॉय के बारे में कुछ निजी खुफिया जानकारी मिली थी जो उनके लिए उपयोगी थी, लेकिन इसके लिए अभी भी कुछ मेहनत करनी थी। आदित्य ओबरॉय भी चतुर था। उसने जो चालें चलीं वे केवल निखिल ओबरॉय के खिलाफ थीं और उसने मल्होत्रा रियल्टी ग्रुप में ज़्यादा हेरफेर नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने मल्होत्रा रियल्टी ग्रुप में कुछ किया तो उसका पिता प्रकाश ओबरॉय शायद उसे पहले ही बाहर निकाल देता। प्रतिस्पर्धा में कंपनी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यही कारण था कि प्रकाश ओबरॉय ने आदित्य ओबरॉय और निखिल ओबरॉय को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए 10 मिलियन दिए। मूल रूप से निखिल ओबरॉय को लगता था कि उसे आदित्य ओबरॉय को पूरी तरह से हराने के लिए भले ही उसके पास जानकारी हो फिर भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि रजत राघवन ने जो कुछ बताया वह आदित्य ओबरॉय को खुद ही आग में झोंकने के लिए काफ़ी था। सूरत पिछले 2 दिनों से आदित्य ओबरॉय का मूड बहुत खराब था। उसे अचानक कुछ गलत लगने लगा और उसे एक बुरी आशंका हो रही थी, क्योंकि उसने पाया कि संजय दुबे जो सालों से उसके साथ था अचानक गायब हो गया। संजय दुबे 2 दिनों से कंपनी में काम पर नहीं आया था। चाहे फोन हो या कुछ और, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था और उसकी पत्नी और बच्चे भी घर पर नहीं थे। यही वह मूल कारण था जिसके चलते आदित्य ओबरॉय को बुरा लग रहा था। संजय दुबे उसका विश्वासपात्र था। वह कई सालों से उसके साथ था और उसके बारे में कई बातें जानता था। अगर ये बातें लीक हो गईं तो उसकी सालों से सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना खतरे में पड़ सकती थी। कोई व्यक्ति इस तरह बिना वजह गायब नहीं हो सकता। इसके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वह भाग गया या मर गया। लेकिन दोनों ही स्थिति में यह आदित्य ओबरॉय के लिए अच्छी खबर नहीं थी।
और पिछली बार जब वह नवी मुंबई गया था संजय खन्ना से मिलने, तो अपने सौतेले भाई निखिल ओबरॉय के लिए उसकी योजना भी विफल हो गई थी। विफलता के बाद उसने फिर से संजय खन्ना से गुप्त रूप से संपर्क किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये सभी संकेत थे कि कुछ बुरा होने वाला था। वह ऋतु सक्सेना से संपर्क करके पूछना चाहता था कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि अजय मित्तल पहले ही नवी मुंबई लौट चुका था। अब कुछ न कर पाने की भावना आदित्य ओबरॉय को परेशान कर रही थी। बीप, तभी उसका फोन बजा। आदित्य ओबरॉय ने देखा कि उसके पिता प्रकाश ओबरॉय का फोन था। हाय डैड, तुम अभी कहाँ हो? मैं कंपनी में हूँ, तुरंत मेरे पास वापस आओ। ये कहकर फोन कट गया और आदित्य ओबरॉय को बोलने का मौका ही नहीं मिला। आदित्य ओबरॉय का दिल बैठ गया। उसे पता था कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। क्या हुआ, यह उसे अब घर जाकर ही पता चल सकता था। कंपनी से घर ड्राइव करके लौटने पर आदित्य ओबरॉय ने देखा कि उसका सौतेला भाई निखिल ओबरॉय भी वहां था और उसके पिता प्रकाश ओबरॉय अपनी मृत मां की आत्मा के सामने अगरबत्ती जला रहे थे। आदित्य ओबरॉय प्रकाश ओबरॉय का बड़ा बेटा था। जब आदित्य ओबरॉय 12 साल का था तब उसकी मां की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही प्रकाश ओबरॉय एक महिला और एक 9 साल के बच्चे को घर ले आए थे। उसका हमेशा से मानना था कि उसकी मां की मृत्यु का निखिल ओबरॉय और उसकी मां से बहुत कुछ लेना देना था, इसलिए बचपन से ही उसके मन में हमेशा रंजिश रही। डैड, मैं वापस आ गया, क्या बात है? आदित्य ओबरॉय ने पूछा। प्रकाश ओबरॉय ने अपने हाथ में पकड़ी 2 अगरबत्तियां आदित्य ओबरॉय की जैविक मां की आत्मा के सामने रखी और फिर धीरे से मुड़े और ठंडे स्वर में बोले, घुटनों के बल बैठो। डैड, क्या बात है? क्या हुआ? आदित्य ओबरॉय ने जल्दी से पूछा। चटाक, एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। प्रकाश ओबरॉय आदित्य ओबरॉय के सामने आए और सीधे उसे एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से में बोले, घुटनों पर बैठो। धड़ाम। आदित्य ओबरॉय को पता था कि कुछ बड़ा जरूर हुआ है और वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मुझे पता है कि तुम्हें निखिल पसंद नहीं है और तुम्हें तुम्हारी चाची भी पसंद नहीं है। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हारी मां की मृत्यु का उनके मां बेटे से कुछ लेना देना है। यह मुझे पता है, प्रकाश ओबरॉय ने गहरी आवाज में कहा। तुमने मुझसे अपनी मां का आध्यात्मिक स्थान घर के लिविंग रूम में रखवाया। हर बार जब परिवार एक साथ खाना खाता है, तुम्हारी चाची हमेशा हमारा खाना खत्म होने का इंतजार करती है और फिर आखिर में खाती है ताकि तुम्हें गुस्सा न आए। मैं तुम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूं, फिर भी तुम किस बात से असंतुष्ट हो? दूसरी ओर सोफे पर बैठे निखिल ओबरॉय ने अपने पिता के शब्द सुनकर एक जटिल भावना महसूस की। वह जानता था कि वह प्रकाश ओबरॉय का नाजायज बेटा है और तार्किक रूप से उसकी मां एक मालकिन थी। लेकिन जब वह और उसकी मां प्रकाश ओबरॉय के पास आए, उस समय आदित्य ओबरॉय की जैविक मां का निधन हो चुका था और वह केवल एक बच्चा था। बचपन से ही उसने अपने सौतेले भाई के करीब आने की कोशिश की थी और उसकी मां भी एक योग्य सौतेली मां बनने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत से ही न तो उसने और न ही उसकी मां ने परिवार की संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचा था, बल्कि केवल एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के बारे में सोचा था। लेकिन ये बेकार था। आदित्य ओबरॉय ने उनके प्यार को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। बाद में निखिल ओबरॉय ने आदित्य ओबरॉय के करीब आने का विचार छोड़ दिया और शांति से अपना काम करने लगा, यहाँ तक कि जब प्रकाश ओबरॉय ने परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार की घोषणा की, तब भी वह और आदित्य ओबरॉय दोनों का मूल्यांकन किया गया। शुरुआत से ही उसने मूल्यांकन के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को चुपके से फंसाने का विचार नहीं किया था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं सोचती थी और परिणामस्वरूप वह लगभग उनके जाल में फंस गया था। डैड, क्या बात है? आप अचानक ये क्यों कह रहे हैं? आदित्य ओबरॉय ने दिल बैठते हुए पूछा। चटाक, कौन जानता था? आदित्य ओबरॉय के ये कहते ही प्रकाश ओबरॉय ने फिर से एक थप्पड़ मारा, इस बार पहले थप्पड़ से भी ज्यादा जोर से, जिससे आदित्य ओबरॉय के मुंह के कोने से खून निकल आया। मैंने तुमसे इतना कुछ कहा, बस ये पूछना चाहता था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी संपत्ति की परवाह करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो। प्रकाश ओबरॉय ने आदित्य ओबरॉय पर गुस्से में चिल्लाया। इस चीख ने आदित्य ओबरॉय का दिल ठंडा कर दिया। आदित्य ओबरॉय ने सही सुना, मेरी संपत्ति तुम्हें परवाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है और तुम अभी भी दूसरों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो। ये वाक्य आदित्य ओबरॉय के सिर पर ठंडे पानी की तरह उड़ेला गया, सिर से पैर तक। आदित्य ओबरॉय के दिल से एक ठंडक उभरी, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। उसके पिता को इसके बारे में कैसे पता चला? उसने 10 साल से ज्यादा समय तक नवी मुंबई में अपनी योजना बनाई थी, न कि सूरत में। उसके पिता का हाथ इतना लंबा नहीं हो सकता था। ये सोचते हुए आदित्य ओबरॉय ने अचानक निखिल ओबरॉय को एक तरफ बैठे नाटक देखते हुए देखा और उसका दिल तुरंत डूब गया। क्या हो सकता है कि निखिल ओबरॉय ने नवी मुंबई में उसकी 10 साल से ज्यादा की योजना का पता लगा लिया था? उसे फिर से संजय दुबे के गायब होने की याद आई।
आपको बता दें कि संजय दुबे उन चीज़ों के जानकारों में से एक था जो नवी मुंबई में हुई थी। डैड, आप क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आदित्य ओबरॉय ने हंसते हुए कहा। मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना? ठीक है आदित्य ओबरॉय, मुझे कैसे नहीं पता कि तुम में इतनी बड़ी क्षमता है और तुम नवी मुंबई में इतना लंबा हाथ बढ़ा सकते हो। तुम वाकई में प्रतिभाशाली हो, प्रकाश ओबरॉय ने गुस्से में कहा। वह वाकई में बहुत गुस्सा था। जब निखिल ओबरॉय ने उसे ये बातें बताईं तो वह चौंक गया था। उसके बड़े बेटे का नवी मुंबई के रियल एस्टेट टाइकून अजय मित्तल की पत्नी के साथ अवैध संबंध था और अजय मित्तल की पत्नी का बेटा उसका बड़ा बेटा था। इतना ही नहीं, उसका बड़ा बेटा अपनी मालकिन के साथ मिलकर 10 साल से ज़्यादा समय से अजय मित्तल की संपत्ति की साजिश रच रहा था। कितना जहरीला विचार था। इस मामले की खराब प्रकृति की बात तो छोड़ ही दें, अब ये बात अजय मित्तल को पता चल चुकी थी। अजय मित्तल कौन है? वह सूरत में भी मशहूर है। नवी मुंबई का रियल एस्टेट टाइकून, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का प्रतिनिधि और सबसे महत्वपूर्ण बात, अजय मित्तल का सकल में हमेशा से अच्छा नाम रहा है। वह वफादार और स्नेही है, उसका नेटवर्क व्यापक है और उसके कई दोस्त हैं। अब ठीक है, मेरे बेटे ने उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए, परिवार को 10 साल तक अपने बेटे को पालने दिया और वह दूसरों की संपत्ति की साजिश रच रहा था। ये पता चल गया। क्या अजय मित्तल जैसा व्यक्ति इस मामले को बढ़ा करके छोटा कर देगा? बिल्कुल असंभव। प्रकाश ओबरॉय का मानना था कि अजय मित्तल निश्चित रूप से खुद दरवाजे पर आएगा और आदित्य ओबरॉय को कभी नहीं छोड़ेगा। आदित्य ओबरॉय उसका बेटा है। 10 साल से ज़्यादा की साजिश के बाद यहाँ तक कि अजय मित्तल को भी शक हो सकता है कि वह भी इसमें शामिल था। गुस्से में वह प्रकाश ओबरॉय के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकता है। ये सिर्फ एक व्यभिचार की बात नहीं है, ये बहुत खराब, बहुत जहरीला है। प्रकाश ओबरॉय सूरत में है और उसकी संपत्ति कई अरबों की है। वह भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर यह बात फैल गई तो कितने लोग उसकी रीढ़ की हड्डी में सुई चुभाएंगे, ये निश्चित नहीं है। प्रकाश ओबरॉय के शब्द सुनने के बाद आदित्य ओबरॉय ने सोचा, उसकी 10 साल से ज़्यादा की नवी मुंबई की योजना वाकई में पता चल गई थी। डैड, आप क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आपके कानों में बकवास कर रहा है? आदित्य ओबरॉय ने बहाना बनाया। वह स्वीकार नहीं कर सकता था और अब वह केवल ये प्रार्थना कर सकता था कि उसके किए हुए कामों का कोई ठोस सबूत न हो। स्वीकार नहीं कर रहे? तुम खुद देख लो। प्रकाश ओबरॉय गुस्से में आ गए और कॉफी टेबल पर रखी तस्वीर को सीधे आदित्य ओबरॉय के चेहरे पर फेंक दिया, साथ ही अन्य तस्वीरों के साथ। सबूत पक्के थे। यह असंभव है। ये कैसे संभव है? ये देखकर आदित्य ओबरॉय के हाथ कांपने लगे। इनमें से कुछ सबूत 10 साल पहले के थे और वे सभी मौजूद थे। निखिल ओबरॉय, क्या संजय दुबे को तुमने पकड़ा था? इन सबूतों को केवल संजय दुबे ही दे सकता था, जो अब तक उसके साथ था। और आदित्य ओबरॉय ने निखिल ओबरॉय की ओर चिल्लाया। मैं कहता हूँ, भाई, तुम मुझे इस तरह नरभक्षी की तरह देख रहे हो और यह सब तुमने खुद किया है। निखिल ओबरॉय ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने नवी मुंबई में अपनी मालकिन के साथ मिलकर मेरे लिए जाल क्यों नहीं बिछाया? मुझे वाकई तुम्हारी जांच करने का मन नहीं था। अब ठीक है, तुमने खुद ही यह मांगा, लेकिन तुम वाकई कमाल हो। किसी की पत्नी के साथ संबंध बनाए, अपना बेटा पैदा किया और तुम दूसरों की संपत्ति भी चाहते थे। निखिल ओबरॉय वाकई में आदित्य ओबरॉय के जहरीले दिल से चौंक गया था। इतना जहरीला होना चाहिए कि ऐसा कुछ किया जाए। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसने 10 साल से ज़्यादा समय तक साजिश रची। जो बात उसे और भी गुस्सा दिलाती थी वह थी आदित्य ओबरॉय की महत्वाकांक्षा। वह न केवल अपने पिता की संपत्ति चाहता था, बल्कि नवी मुंबई के रियल एस्टेट टाइकून की संपत्ति भी चाहता था। डैड, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये सब उसी ने किया। ये सब उसके पीछे की चालें हैं। आदित्य ओबरॉय जल्दी से प्रकाश ओबरॉय के पास घुटनों पर रेंग गया और उनकी जांघ को पकड़ लिया। अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी कि प्रकाश ओबरॉय पिता पुत्र के प्यार को ध्यान में रखकर उसकी रक्षा करें, वरना वह वाकई में खत्म हो गया था। हट जाओ, मेरे पास तुम जैसा बेटा नहीं है। प्रकाश ओबरॉय ने आदित्य ओबरॉय को लात मारकर दूर किया और ठंडे स्वर में कहा, आज से तुमका मल्होत्रा रियल्टी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। कई सालों के पिता पुत्र के रिश्ते के लिए मैं अजय मित्तल के सामने तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन वह क्या करता है यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। चले जाओ और भविष्य में कभी वापस मत आना। डैड, मैं गलत था डैड, इस बार मुझे बचा लो डैड। आदित्य ओबरॉय घबरा गया। वह अब वाकई में डर गया था, क्योंकि प्रकाश ओबरॉय ने वाकई में उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। हट जाओ, तुम अब से मेरा बेटा नहीं हो। एक पिता के लिए अपने बेटे के साथ पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ना और उसे घर से निकाल देना बहुत दर्दनाक है। आखिरी चीज जो वह कर सकता था वह थी अजय मित्तल के सामने गिड़गिड़ाना, उम्मीद करना कि वह आदित्य ओबरॉय की जान बचा ले। बाकी चीजों के लिए वह नियंत्रण नहीं कर सकता था। उसके पास एक और बेटा और मल्होत्रा रियल्टी जैसा बड़ा पारिवारिक व्यवसाय भी है।
आदित्य ओबरॉय ने खुद इतना जहरीला काम किया, लेकिन प्रकाश ओबरॉय के लिए आदित्य ओबरॉय की रक्षा करना और अजय मित्तल के साथ दुश्मनी मोल लेना असंभव था। प्रकाश ओबरॉय को मल्होत्रा रियल्टी के बड़े समूह उद्योग और अपने छोटे बेटे निखिल ओबरॉय के बारे में सोचना था। ये कहने के बाद प्रकाश ओबरॉय सीधे ऊपर चले गए। आदित्य ओबरॉय गिड़गिड़ाने के लिए पीछे जाना चाहता था, लेकिन निखिल ओबरॉय द्वारा बुलाए गए बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। निखिल ओबरॉय, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम न होते तो मैं इस हालत में न होता, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ओबरॉय ने पागलपन में धमकी दी। निखिल ओबरॉय ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं कहता हूँ भाई, नहीं, अब तुमका मल्होत्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आदित्य ओबरॉय, आज जो कुछ हुआ वह सब तुमने खुद किया। अगर तुम शुरू से मुझे अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार करते तो डैड की संपत्ति के लिए मैं वाकई तुमसे नहीं लड़ता। ये कहने के बाद उसने बॉडीगार्ड को कहा, इसे बाहर निकालो। अगर यह वापस आया तो कुत्ते छोड़ देना और इसकी टांगें तोड़ देना। समझ गया मालिक। आदित्य ओबरॉय को बॉडीगार्ड्स द्वारा बाहर धकेलने के बाद प्रकाश ओबरॉय की आवाज़ दूसरी मंजिल से आई। निखिल, कल से तुम आधिकारिक रूप से समूह में प्रवेश करोगे और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित करूंगा। समझ गया, धन्यवाद डैड। निखिल ओबरॉय ने खुशी जाहिर की और अब यह मल्होत्रा रियल्टी ग्रुप पूरी तरह से उसका था। निखिल ओबरॉय खुद को अच्छी तरह समझता था। उसके पास एक बहुत अमीर पिता था जो रोम में पैदा हुआ था। हालांकि वह अब युवा नहीं था, उसकी कभी कोई औपचारिक पत्नी नहीं थी और उसे औरतों के साथ खेलना, गेम खेलना और जुआ खेलना पसंद था। लेकिन खुद से पूछें तो वह हमेशा से एक व्यक्ति और काम करने में वफादार और स्नेही रहा है। इसलिए सूरत में उसने बहुत सारे दोस्त और संपर्क बनाए। हालांकि उसके बहुत सारे दोस्त थे, अब तक केवल एक ही व्यक्ति को निखिल ओबरॉय ने भाई माना था और वह था नवी मुंबई का रजत राघवन। निखिल ओबरॉय एक ऐसा व्यक्ति था जो भाग्य में विश्वास करता था। उसके विचार में उसकी और रजत राघवन की मुलाकात बहुत भाग्यशाली थी। गेम में दोनों ने एक दूसरे के साथ पैसा खर्च करने की प्रतिस्पर्धा की, लेकिन अंत में गेम में दोस्त बन गए और एक दूसरे के लिए संपर्क जानकारी छोड़ दी। कुछ समय बाद वह जाल में फंस गया और नवी मुंबई आया। जब वह थोड़ा असहाय था तो उसने कोशिश के तौर पर रजत राघवन को ढूंढ लिया। परिणाम पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से परे था। रजत राघवन ने कार्रवाई की और उसकी समस्या को सुलझाने में मदद की। कैसीनो में रजत राघवन ने उसकी 100 मिलियन की पूंजी और श्रुति मेनन को वापस लाने में मदद की। इतना बड़ा उपकार, और रजत राघवन ने केवल श्रुति मेनन से अपने लिए प्रवक्ता बनने को कहा। उसकी नज़र में यह कोई मांग ही नहीं थी। अब तक आदित्य ओबरॉय ने आग से खेला और खुद को जला लिया और उसने सफलतापूर्वक मल्होत्रा रियल्टी ग्रुप का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया। इसका मुख्य श्रेय रजत राघवन को जाता है। ये कहा जा सकता है कि अगर रजत राघवन न होता तो वह शुरू से ही हार जाता। निखिल ओबरॉय के दिल में रजत राघवन को अब वह भाई मानता है। भले ही कोई खून का रिश्ता न हो, लेकिन क्या खून का रिश्ता महत्वपूर्ण है? आदित्य ओबरॉय का उसके साथ खून का रिश्ता था, फिर क्या हुआ? रजत राघवन वह पहला भाई है जिसे निखिल ओबरॉय ने आज तक माना है। ये भाई उसके लिए बहुत बड़ा उपकार कर चुका है, दोनों बार बड़ा उपकार, और उसे धन्यवाद देना होगा। रात स्वर्ग एंटरटेनमेंट कंपनी चेयरमैन के कार्यालय में। स्वर्ग एंटरटेनमेंट की वर्तमान लोकेशन सिद्धि विनायक टावर्स की 10वीं मंजिल पर है। पूरी इमारत में 15 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर किराएदार हैं सभी कंपनियां। स्वर्ग एंटरटेनमेंट ने एक मंजिल किराए पर ली है, लेकिन किराए की अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है। यही कारण है कि दीपक सेनगुप्ता कंपनी को जल्दी बेचना चाहते थे। अगर वह कोई कदम नहीं उठाते और कंपनी को बचाना चाहते तो उन्हें अनुबंध को नवीनीकृत करना पड़ता। उस समय दीपक सेनगुप्ता के पास अनुबंध नवीनीकृत करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। प्रीति जैन ने रजत राघवन को निराश नहीं किया। इस छोटी लड़की की कार्यक्षमता बहुत मजबूत थी। वह सुबह जल्दी कंपनी आए और दीपक सेनगुप्ता से कंपनी के सभी मामलों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। शाम को उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया और चेयरमैन रजत राघवन को रिपोर्ट किया। कंपनी का वर्तमान आकार बड़ा नहीं है और सभी कर्मचारियों को मिलाकर केवल कुछ दर्जन ही हैं। श्रीमान रजत, ये कंपनी में वर्तमान में कार्यरत सभी कलाकारों और संबंधित लाभप्रदता की सूची है। प्रीति जैन ने व्यवस्थित रिपोर्ट को रजत राघवन के सामने रखा। स्वर्ग एंटरटेनमेंट के नए मालिक के रूप में रजत राघवन को स्वाभाविक रूप से दिखाई देना था और देखना था कि कंपनी कैसी है। शाम को जब उन्हें प्रीति जैन से व्यवस्थित जानकारी की रिपोर्ट मिली तो वह घर से निकले और यहाँ आए। रजत राघवन ने देखा कंपनी की वर्तमान स्थिति वाकई में दयनीय है। तथाकथित लाभ की स्थिति हमेशा घाटे में रही है। कोई उपाय नहीं, कंपनी के कलाकार ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं, ट्रैफिक पर्याप्त नहीं है और कोई भी कंपनी के साथ सहयोग करने नहीं आता। सामान्य रूप से देखने के बाद रजत राघवन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया प्रीति, तुमसे जो दूसरी चीज़ करने को कहा था उसका क्या हुआ? श्रीमान रजत, सब कुछ हो गया है।
सुश्री इशिता रॉय का निर्वाण एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध समाप्त हो गया है और हर्जाना 7 मिलियन रुपये है। प्रीति जैन ने कहा, रजत राघवन ने उन्हें 2 काम सौंपे थे। एक था स्वर्ग एंटरटेनमेंट के बारे में सब कुछ जल्द से जल्द समझना और दूसरा था इशिता रॉय और निर्वाण एंटरटेनमेंट के बीच अनुबंध को समाप्त करना। वह चाहते थे कि इशिता रॉय जल्द से जल्द निर्वाण एंटरटेनमेंट छोड़ दे और फिर अपनी कंपनी के साथ अनुबंध करे। इशिता, सुना, अब से तुमका निर्वाण एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर रजत राघवन ने एक तरफ खड़ी इशिता रॉय की ओर मुस्कुराते हुए कहा। कंपनी के रास्ते में उन्होंने इशिता रॉय को साथ में कंपनी ले आए। जल्दी से कंपनी और कंपनी के लोगों से परिचित होने में कोई हर्ज नहीं था। धन्यवाद श्रीमान रजत, धन्यवाद निदेशक प्रीति, धन्यवाद धन्यवाद। इशिता रॉय बहुत उत्साहित थी। यह उसकी दिल की बीमारी थी जो 3 साल से उसे परेशान कर रही थी। आज आखिरकार यह पूरी तरह से हल हो गया। अगर 7 मिलियन रुपये का हर्जाना उस पर होता तो वह किसी भी तरह से चुका नहीं पाती। सुश्री इशिता, आपका स्वागत है। मैं केवल श्रीमान रजत के आदेशों का पालन कर रही हूँ। प्रीति जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तरफ दीपक सेनगुप्ता को रजत राघवन का ऑपरेशन समझ नहीं आया। इशिता रॉय अच्छी दिखती है, हाँ, लेकिन वह सिर्फ एक नई कलाकार है, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। 7 मिलियन रुपये खर्च करके एक नई कलाकार को यहाँ लाने का क्या मतलब है? क्या हो सकता है कि रजत राघवन के पास वाकई में खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है? श्रीमान रजत, मुझे लगता है कि अब तत्काल ज़रूरत है कि हम कुछ प्रसिद्ध सितारों को कंपनी में शामिल करें ताकि कंपनी की लोकप्रियता बढ़े और साथ ही कुछ संभावनाशील नए लोगों को खोज कर लाएं। दीपक सेनगुप्ता ने सीधे कहा। अगर एक मनोरंजन कंपनी को अच्छे से विकसित होना है तो कंपनी द्वारा साइन किए गए स्टार कलाकार महत्वपूर्ण हैं। सफलतापूर्वक डेब्यू करने वाले स्टार कलाकार कंपनी के लिए आधिकारिक रूप से लाभ ला सकते हैं। साथ ही संभावनाशील नए लोगों को खोजकर कंपनी में लाने और प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि नए रक्त की निरंतर आपूर्ति हो। इस तरह मनोरंजन कंपनियां लगातार विकसित हो सकती हैं। वह जानता है कि एक मनोरंजन कंपनी कैसे काम करती है, बस उसका दुर्भाग्य था बाजार का समय अच्छा नहीं था और उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मैं उपाध्यक्ष दीपक के सुझाव से सहमत हूं, लेकिन कंपनी की वर्तमान स्थिति के साथ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सितारों को साइन करने में बहुत खर्च आएगा। प्रीति जैन ने कहा। कंपनी की वर्तमान स्थिति में अगर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सितारों को साइन किया जाता है तो बिना लाखों रुपए के लोग परवाह नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर उच्च कीमत दी जाए तो भी लोग नहीं आएंगे क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। बेहतर होगा कि तृतीय श्रेणी के बाहर के कुछ छोटे सितारों को साइन करने की कोशिश करें। वे ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं और उनके प्रशंसक कम हैं, लेकिन कीमत कम है। हम मात्रा पर ध्यान दें। श्रीमान रजत, आप क्या सोचते हैं? दीपक सेनगुप्ता ने सुझाव दिया। रजत राघवन ने सुनने के बाद कहा, विचार अच्छा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। कंपनी बड़ी नहीं है और संसाधन सीमित हैं। मैं अभी के लिए किसी और को साइन करने की योजना नहीं बना रहा हूं। आप क्या सोचते हैं श्रीमान रजत? दीपक सेनगुप्ता को रजत राघवन का ऑपरेशन समझ नहीं आया। तैयार उम्मीदवार यही है। मैं खुद एक सुपरस्टार बनाने की योजना बना रहा हूं। रजत राघवन ने ये कहने के बाद अपनी नज़र सामने खड़ी इशिता रॉय पर डाली। जी हाँ, रजत राघवन एक सितारा बनाना चाहते थे, और वह भी एक सुपरस्टार। उनके हाथों में स्वर्ग एंटरटेनमेंट की पहली विकास योजना यह नहीं थी कि बहुत सारा पैसा खर्च करके कुछ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सितारों को साइन करके गति बढ़ाई जाए, बल्कि अपने लोगों में से एक को चुनकर एक सुपरस्टार बनाना था। रजत राघवन ने जिस व्यक्ति को चुना वह थी इशिता रॉय। कारण बहुत सरल था। उन्होंने बोले की नज़र से इशिता रॉय की प्रतिभा देखी थी। गायन, नृत्य, अभिनय और लेखन सभी में वह शीर्ष स्तर की थीं। वह अब तक प्रसिद्ध न होने का कारण यह था कि उन्हें पिछले कंपनी के मूर्ख बॉस ने 3 साल तक रोके रखा था। अब देर नहीं हुई थी, उनकी प्रतिभा अभी भी थी। रजत राघवन अब इशिता रॉय को अपने हाथों में चमकने देना चाहते थे। इशिता रॉय में बहुत सारा पैसा खर्च करके निर्माण करना निश्चित रूप से इसके लायक था। दूसरों को नहीं पता, लेकिन रजत राघवन जानते थे। एक सुपरस्टार बनाना। दीपक सेनगुप्ता ने ये शब्द सुने, कुछ शब्द बुदबुदाए और फिर कहा, श्रीमान रजत, आप बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं। क्या आप इसे सुश्री इशिता में निवेश करना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि रजत राघवन की नज़र इशिता रॉय पर थी। उन्होंने पैकेज शब्द नहीं कहा क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता था और इशिता रॉय वहां थी, इसलिए उन्होंने इसके बजाय निवेश शब्द का उपयोग किया। उन्हें लगता था कि रजत राघवन इशिता रॉय को हाइप करके और उसे जल्दी से पैकेज करके उसे भारी लोकप्रियता और ट्रैफिक दिलाने की योजना बना रहे थे तेजी से। आखिरकार इशिता रॉय का फिगर और चेहरा वाकई में बेदाग था। इसमें पैकेजिंग की संभावना थी। हालांकि चेहरा और फिगर से पैकेज किए गए लोग कितने समय तक लोकप्रिय रह सकते हैं? ये जल्दी लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन जल्दी ही ठंडा भी हो सकता है।
श्रीमान रजत, स्पष्ट रूप से कहूं तो कंपनी के दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण से ये दृष्टिकोण केवल एक नैच सेलिब्रिटी की तरह है जो कंपनी के दीर्घकालिक विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रीति जैन ने बिना किसी हिचक के सीधे कहा। उनके अपने सिद्धांत थे, वह दूसरों के लिए काम करती थीं और वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाती थीं। उनके विचार में ये त्वरित तरीका प्रभावी है, लेकिन इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। मुझे हाइप की ज़रूरत नहीं है, इशिता रॉय ने सीधे कहा। अगर केवल सार्वजनिक हाइप का उपयोग करके उनके लिए लोकप्रियता हासिल की जाती है तो वह ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहती थी। वह अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहती थी, न कि हाइप पर। वह कोई सजावटी फूलदान नहीं थी। तीनों के शब्दों ने रजत राघवन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने कहा, आपने मुझे गलत समझा, मैंने हाइप करने की बात नहीं की, लेकिन इशिता में निवेश करना सही है। मैं उनके लिए नवी मुंबई में एक डेब्यू कॉन्सर्ट आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। डेब्यू कॉन्सर्ट? रजत राघवन के शब्दों ने तीनों को स्तब्ध कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। डेब्यू कॉन्सर्ट क्यों? श्रीमान रजत, इशिता रॉय के पास अभी ज़्यादा प्रसिद्धि या प्रशंसक नहीं हैं। अगर कॉन्सर्ट आयोजित किया गया तो शायद कोई टिकट न खरीदे। दीपक सेनगुप्ता ने कहा। उनके विचार में ये बकवास नहीं था। कोई मूर्खतापूर्ण ढंग से एक ऐसी नई कलाकार के लिए कॉन्सर्ट का टिकट क्यों खरीदेगा जिसके पास बिल्कुल भी प्रशंसक और लोकप्रियता का आधार नहीं है? कौन कहता है कि टिकट के लिए पैसे देने पड़ेंगे? रजत राघवन ने कहा, मैं उनके लिए एक मुफ्त कॉन्सर्ट आयोजित करने जा रहा हूँ। टिकट मुफ्त होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरे जाएंगे। मुफ्त? ये सुनकर दीपक सेनगुप्ता और प्रीति जैन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर असहाय भाव थे। ईमानदारी से कहें तो इस तरह का व्यवहार थोड़ा सा उड़ापन जैसा था। इसके अलावा दोनों को अभी भी लगता था कि इसमें कोई विशेष महत्व नहीं था। कॉन्सर्ट होने पर गाना तो गाना पड़ेगा, है ना? आप हमेशा दूसरों के गाने तो नहीं गा सकते, है ना? दोनों ने माना कि रजत राघवन का विचार इशिता के लिए प्रशंसकों और लोकप्रियता हासिल करने का एक अवसर था, लेकिन केवल तभी जब उनकी प्रतिभा इतनी मजबूत हो कि दर्शकों की आलोचना को झेल सके। अगर कॉन्सर्ट में वह बिंदु व्यक्त नहीं कर पाए जो दर्शकों को मजबूती से आकर्षित करे और याद रहे, तो आने वाले सभी दर्शक कॉन्सर्ट को केवल एक जीवंत आयोजन के रूप में देखेंगे। एक बार खत्म होने के बाद इशिता के लिए ज़्यादा भावना नहीं होगी। बस प्रीति जैन और दीपक सेनगुप्ता को नहीं पता था, इशिता रॉय की प्रतिभा किसी भी आलोचना को झेल सकती थी। 3 साल में इशिता रॉय एक शुद्ध जैड का टुकड़ा केवल मोटी धूल की परत से ढक गई थी, जिसने उसकी चमक को रोक रखा था। अब रजत राघवन इन धूल की परतों को साफ करने जा रहे थे और इशिता रॉय को चमकने देना चाहते थे। इशिता, पिछले बार ट्रैंक्विल हेवन बार में तुमने जो डॉनिंग गाना गाया था, उसके अलावा तुम्हारा कोई और मूल गाना है? रजत राघवन ने पूछा। हाँ, कुल मिलाकर 17 गाने हैं। अगर कॉन्सर्ट करना है तो ये लगभग ठीक है, इशिता रॉय ने कहा। वह अभी भी रजत राघवन के उन शब्दों के झटके में डूबी थी कि वह उनके लिए सीधे एक कॉन्सर्ट देना चाहते हैं। एक एकल कॉन्सर्ट उनके लिए बहुत शानदार था। इतने सालों में वह केवल अपने कुछ एल्बम्स रिलीज करने की उम्मीद करती थी और कॉन्सर्ट जैसी चीज़ों की उम्मीद नहीं करती थी। लेकिन एकल एल्बम के लिए भी पहले कंपनी ने उनके लिए नहीं निकाला, क्योंकि कंपनी के बॉस का इरादा था और वह जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। लेकिन अब रजत राघवन उन पर इतना भरोसा करते हैं कि वह सीधे उनके लिए एक कॉन्सर्ट देना चाहते हैं। 17 गाने, ये संख्या बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हें एक गाना देता हूँ। 18 गाने पूरे कर लो। 18 तुम्हें भेजना है, यह अच्छा लगता है? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें पहले सिस्टम द्वारा पुरस्कृत एक मेमोरी एक्सट्रैक्शन कैप्सूल मिला था, जो उन्हें इस समानांतर दुनिया में उपलब्ध न होने वाली कुछ जानकारी और सांस्कृतिक उत्पादों को पूरी तरह से निकालने की अनुमति देता था। इशिता रॉय के लिए एक गाना देना तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तक कि 100 गाने भी वह दे सकते थे। लेकिन इशिता के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उनकी प्रतिभा थी और उनके पास खुद क्लासिक संगीत बनाने की क्षमता थी। इशिता रॉय हैरान थी कि उनके बॉस उन्हें एक गाना देना चाहते थे। प्रीति, कॉन्सर्ट को तुरंत तैयार करो। एक उपयुक्त स्थान ढूंढो जो कम से कम 40,000 लोगों को समायोजित कर सके। बजट की चिंता मत करो, मैं चाहता हूं कि तुम कल तक मुझे एक योजना दो। कर सकती हो? रजत राघवन ने पूछा। हाँ, प्रीति जैन ने सिर हिलाया। यह उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। दीपक, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक प्रचार योजना दो। मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि नवी मुंबई में हर कोई जान ले कि एक मुफ्त कॉन्सर्ट होने वाला है। रजत राघवन ने कहा। मैं समझ गया, श्रीमान रजत। दीपक सेनगुप्ता ने सहमति दी। वह बॉस नहीं थे, बल्कि रजत राघवन के लिए काम कर रहे थे। अगर रजत राघवन का कोई विचार है तो वह उसे लागू कर सकते हैं। बेशक, अगर उनकी कोई राय है तो वह कहेंगे, लेकिन अंत में निर्णय रजत राघवन का ही होगा। इशिता, कॉन्सर्ट का स्थान और अन्य मामले हम हल कर सकते हैं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम उसमें गाओ।
मुझे और सभी को निराश मत करना। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। इशिता रॉय ने भारी सिर हिलाया। अपना एक कॉन्सर्ट आयोजित करना, क्या ये वह नहीं था जिसकी वह कई सालों से उम्मीद कर रही थी? अब जब ये जल्द ही साकार होने वाला था, वह जानती थी कि यह एक अवसर है और वह इसे अच्छे से हासिल करेगी। कंपनी के गायन कक्ष में इस समय इशिता रॉय अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए 17 मूल गानों को रिकॉर्ड कर रही थी। हर गाने के बोल और संगीत उन्होंने खुद बनाए थे। उनकी प्रतिभा सामान्य रूप से देखी जा सकती थी। इशिता रॉय के लिए पहले वह उपेक्षित थी और उन्हें अपनी चमक दिखाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब अलग था। रजत राघवन ने उन्हें यह अवसर दिया था और उन्हें इस अवसर को हासिल करना था। खासकर जब रजत राघवन ने उनके लिए एक कॉन्सर्ट देने की योजना बनाई, जो कि एक मुफ्त कॉन्सर्ट था। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि लागत कितनी भारी है और वह केवल इतना कर सकती थी कि अपने गानों का अच्छे से अभ्यास करे, कॉन्सर्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे और रजत राघवन की मेहनत को बर्बाद न होने दे। इशिता रॉय ने सभी 17 गाने गाए। दर्शकों में केवल एक व्यक्ति था, रजत राघवन। वह अभी तक वापस नहीं गया था और अभी भी कंपनी में था। श्रीमान रजत, मैंने गाया। ठीक है, ठीक है, इशिता रॉय ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। आखिरकार ये पहली बार था जब उन्होंने किसी के सामने अपने 17 गाने पूरे किए थे। बुरा नहीं, बहुत अच्छा, रजत राघवन ने कहा। उन्होंने जो कहा वह दिल से था और सच्चा था और उन्होंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना था। साथ ही इन 17 गानों से रजत राघवन ये कह सकते थे कि उन्होंने पिछले 3 सालों में इशिता रॉय के मूड में बदलाव सुना था। उम्मीद से भरे होने से निराशा, गुस्सा, प्रतिरोध और अंत में हताशा तक, यह इशिता रॉय के पिछले 3 सालों के मूड में बदलाव की पूरी प्रक्रिया थी। इन 17 गानों को शुरू से अंत तक गाने के बाद इशिता रॉय की सांस बहुत स्थिर रही थी और उनकी गायन कला खराब नहीं थी। यहाँ तक कि इन 3 निराशाजनक वर्षों में, जब इशिता रॉय के पास हर दिन कुछ नहीं था, तो वह या तो गाने लिख रही थी या गानों का अभ्यास कर रही थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, इशिता रॉय ने धन्यवाद दिया। लेकिन मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हें एक गाना दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। रजत राघवन ने ये कहने के बाद कागज और पेन लिया। वह अब जानते थे कि इशिता रॉय के लिए कौन सा गाना सबसे उपयुक्त है। रजत राघवन को पेन और कागज लाकर उनके सामने लिखते देख इशिता ने आश्चर्य से पूछा, श्रीमान रजत, क्या आप भी गाने लिखना पसंद करते हैं? मैंने कुछ गाने लिखे हैं और मैं उनसे काफ़ी संतुष्ट हूँ। जब मैं खत्म कर लूँ तो तुम पहले गाकर देखो, रजत राघवन ने लिखते हुए कहा। वह अब एक सांस्कृतिक पोटर माने जा सकते थे। मेमोरी कैप्सूल से निकाले गए गीत और संगीत को लिखना उनके लिए मुश्किल नहीं था। इशिता रॉय ने रजत राघवन को बहुत गंभीरता से देखा। वह संगीत में बहुत सख्त थी। भले ही रजत राघवन अब उनके बॉस थे, अगर उनके लिखे गाने केवल तथाकथित जिंगल्स हों तो वह उन्हें कभी नहीं गाएंगी। हालांकि संपर्क का समय ज़्यादा नहीं था, लेकिन रजत राघवन को इशिता रॉय एक अविश्वसनीय व्यक्ति नहीं लगे। जब उन्होंने देखा कि रजत राघवन इतनी गंभीरता से लिख रहे हैं और यहाँ तक कि संगीत को भी लिख रहे हैं, तो वह और भी हैरान हुई। ठीक है, देखो, आखिरकार मूल सपना लाया गया और रजत राघवन द्वारा कागज पर लिखे गए गीत और संगीत को इशिता रॉय को दिखाया गया। अगर गर्व को वास्तविकता के समुद्र ने ठंडे ढंग से नहीं ठोकर मारा होता, तो कैसे पता चलता कि मेहनत कैसे करनी है दूर तक जाने के लिए? अगर सपने कभी चट्टान से नहीं गिरे होते, तो कैसे पता चलता कि एक दृढ़ व्यक्ति के पास अदृश्य पंख होते हैं? इशिता रॉय ने कागज पर लिखे गीतों को धीरे से पढ़ा। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, पता नहीं कब इशिता रॉय की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह गीतों में खो गई। ये कहा जा सकता है कि इस गाने के बोल उनके लिए ही लिखे गए थे। शब्द इतने अच्छे लिखे गए हैं। इस गाने के बोल उनके लिए अब तक की दृढ़ता के लिए प्रोत्साहन और पुष्टि की तरह थे। इशिता रॉय बहुत प्रतिभाशाली थी। वह संगीत के प्रति बहुत संवेदनशील थीं। संगीत को पढ़ने के बाद उन्होंने पहले इसे गुनगुनाया और फिर संगीत को की धुन के अनुसार गीत गाए। हालांकि यह एकल गायन था, लेकिन इशिता रॉय की गायन कला थी। ये बहुत अच्छा लग रहा था। पहला सपना हाथ में है। सबसे ज़्यादा चाही गई जगह। आधे रास्ते में कैसे वापस जा सकता हूँ? पहला सपना निश्चित रूप से आएगा। वास्तविक इच्छा, स्वर्ग तक गिनने में सक्षम होना। कम समय में इशिता रॉय इस गाने को पूरी तरह से गा सकीं। हालांकि थोड़ा कच्चा था, लेकिन ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। इस गाने का नाम क्या है? इशिता रॉय बहुत हैरान थी, बहुत हैरान। ये रजत राघवन का उनके लिए एक और आश्चर्य था। शब्द अच्छे शब्द थे, स्को अच्छा स्को था और गाना अच्छा गाना था। उन्हें ये बहुत पसंद आया। मूल सपना, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। मूल सपना, इशिता रॉय ने धीरे से दोहराया, जैसे कुछ महसूस कर रही हों। वाकई में, अगर यह मूल सपना न होता तो वह इन 3 सालों तक कैसे टिक पाती? क्या ये गाना वाकई में मुझे दिया जा रहा है? इशिता रॉय ने फिर से पूछा। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि तुम केवल गाना चाहती हो?
पिछले बार ट्रैंक्विल हेवन बार में दर्शक अपेक्षाकृत कम थे। इस बार मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, तुम्हें अच्छे से गाने दूंगा, जितना चाहो गाओ और अपने सपनों को गाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। आप। इशिता रॉय बहुत भावुक थीं। ये कहा जा सकता है कि जब उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया था, तब उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा खत्म हो गया था। अब का सारा समय रजत राघवन ने उन्हें दिया था। रजत राघवन के बिना ये फिर से जीने और मूल सपने वाली इशिता रॉय को खोजने के बराबर नहीं होता। इशिता रॉय को बहुत देर तक गाना अभ्यास न करने और अपने शरीर और आवाज़ को नुकसान न पहुंचाने की सलाह देने के बाद रजत राघवन पहले कंपनी से चले गए। इस समय रजत राघवन बहुत व्यस्त रहेंगे और कंपनी के कुछ मामलों को दीपक सेनगुप्ता और प्रीति जैन को सौंपा जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों का अंतिम निर्णय उनके पास ही रहेगा। बेशक ये केवल शुरुआती विकास की जरूरत है। जब वह कंपनी को सही रास्ते पर ले आएंगे तो वह फिर से एक निश्चिंत